बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है और पिछले 4 दिन में एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक नहीं हुई। अब देखिए, सदन के बाहर और भीतर हंगामा नहीं हुआ ऐसा हमने नहीं देखा। पूरा सत्र एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या मतदाता पुनरीक्षण कहते हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा और आज भी विपक्ष के तेवर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। एसआईआर के मुद्दे पर देखिए, आज भी सदन के बाहर और भीतर हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष के तेवर आज भी तल्ख हैं। अपराध भ्रष्टाचार पर भी विपक्ष जो है इस बार सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में है और जवाब देने के लिए भी हालांकि सरकार तैयार है। तो मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी वैसे ही हंगामेदार सत्र रहेगा जिस तरीके से हमने पिछले 4 दिन तक देखा कैसे यहां पर विपक्ष ने हंगामा किया और एक दिन तो हंगामा करते करते यहां पर कुर्सी खींचतान तक बात पहुंच गई थी। और उसके बाद आज देखना यह होगा आज आखिरी दिन क्या कुछ होता है। और आज का दिन इसलिए भी देखिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज नीतीश सरकार का इस कार्यकाल में आखिरी सत्र का आखिरी दिन है और इसी वजह से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और देखना होगा कि आज के दिन विपक्ष के तेवर कैसे रहते हैं और विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरीके से दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, क्या आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और जिस प्रकार से अंदाजा लगाया गया था कि 5 दिनों का ये सत्र होगा, लेकिन सत्र काफी हंगामेदार रहा और आज आखिरी दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून सत्र के दौरान मानसून जो है प्रबल है और मजबूत भी हुआ है, आज बारिश भी हो रही है। तो कुल मिलाकर आज आखिरी दिन है क्योंकि लगातार काले कपड़े पहनकर जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो 2 दिनों से यहाँ सदन पहुँच रहे हैं और उसके साथ साथ धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और हंगामा लगातार जारी है। तो आज अंतिम दिन है और आज भी लग रहा है कि जो एसआईआर का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी का है या लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, उसको लेकर जिस प्रकार से कल जो अपोजिशन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने और सम्राट चौधरी उनके साथ साथ जो विजय सिन्हा है उनके बीच नोक झोंक हुई थी। तो कुल मिलाकर आज भी जो है विधानसभा हंगामेदार होने वाला है और इसके साथ साथ जनता के जो सवाल हैं वो नहीं उठ पा रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं मिल पा रहा क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा है और ना ही ध्यानाकर्षण चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो प्रश्नों का उत्तर हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ कल भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर ही सरकार को घेरा है। और ऐसे में कई सवालात हैं कि जो मानसून सत्र है, खासकर हर बार की तरह इस बार जो है एसआईआर की भेंट चढ़ गया और एसआईआर को लेकर ही लगातार हंगामा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 25 जुलाई है और 25 जुलाई को आज आखिरी दिन है और तमाम विधायक जो हैं आज तैयारी के साथ पहुंचे हैं क्योंकि जिस प्रकार से कल लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक देखने को मिला है, कई बार बाहर पोर्टिको में भी हंगामा हुआ, मार्शल को बीच में आना पड़ जा रहा है। तो ये मानसून सत्र काफ़ी मायने रखता है और इस साल जो है चुनाव होना है, तो चुनावी मायने भी इसके तलाशे जा रहे हैं। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के चलते जो है सत्र हंगामेदार को लेकर पहले ही कहा गया था और सत्र काफ़ी छोटा है, 5 दिनों का ही है। 4 दिनों का सत्र सभी ने देखा है और 5 दिनों के मानसून सत्र के जरिए सत्ता पक्ष जो है विपक्ष दोनों चुनावी एजेंडा जो है सेट करते नजर आ रहे हैं और अपनी राजनीतिक धार को पूरी तरह से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी आज देखना होगा क्योंकि 11 बजे से ही आपको ये हलचल जो है देखने को मिल सकती है और पूरी तैयारी के साथ, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हों या पोजीशन के जो विधायक हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि आज की बात जो है वो दूर तलक जाएगी और इसके मायने सीधे विधानसभा चुनाव से लगाए जाएंगे और चुनाव का ये कहा जाए कि बिगुल भी फूका जाने लगा है। और एसआईआर का जो एक तरह से मामला है, इसको लेकर लगातार जो है अपोजिशन उसे हथियार बनाकर जो है सदन में पेश कर रहा है और इसको लेकर लगातार सत्ता को घेर रहा है। लक्ष्मी, अब देखिए, नीतीश कार्यकाल के मॉनसून सत्र का यह आखिरी दिन है रजनीश, और ऐसे में क्या आज के दिन विपक्ष ने कोई अलग तरीके से अलग हथकंडे जो है विपक्ष ने अपनाए हैं, अलग तरीके से अलग अंदाज उनका देखने को मिलेगा विरोध करने का जो तरीका है?
देखिए पिछले कई दिनों से हमने कहा कि काले कपड़े पहनकर जो है विरोध तो जता ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो नोक झोंक की जो स्थिति बनी हुई है, यानी लगातार तू मैं की हालात बनी हुई है। और आज भी जो है जो अपोजिशन के जो विधायक हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पिछले 4 दिनों का सत्र जो है वो इसी प्रकार का रहा है। तो आज देखना होगा, हालांकि अब शुरू होने वाला है कुछ देर में। अब जो है विधायकों की गाड़ी जो है अब यहाँ देखिए कि अब पोर्टिको में यहाँ पहुँचने लगी है और तमाम विधायक अब तैयारी के साथ यहाँ पहुँचेंगे। तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी बीच बिचाव करते नजर आते हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार विधानसभा अध्यक्ष को कई बार जो है बीच बिचाव करना पड़ा है। और इसके अलावा जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं और इसके अलावा जो अपोजिशन के नेता हैं, उनके बीच कई बार हाथापाई तक की नौबत आ गई है। कुर्सी पर चढ़कर भी हंगामा होता हुआ देखा गया है। तो कहीं ना कहीं आज आखिरी दिन है और इसी साल चुनाव होना है। अक्टूबर में बिगुल फूका जाएगा और इसके बाद नवंबर में चुनाव है। तो अब समय नहीं है, जो आखिरी सत्र है और इसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए अब जो है अपोजिशन वो पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुट गया है और साधने में जुट गया है कैसे हम जनता तक इसकी आवाज़ जो है पहुंचा सकें, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो अभी थम नहीं रहा है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, ये 3 जो मुद्दे हैं इसे विपक्ष ने हथियार बना लिया है। और इसके साथ साथ जो बैनर पोस्टर है सत्र के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है, उसके बाद अब बात यहाँ तक आ गई है कि वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं, ये भी विकल्प बताया है तेजस्वी यादव ने। तो क्या वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि भाई हम तो वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस खोले हुए हैं, या फिर उनका मन चेंज हुआ है? देखिए एक दिन उन्होंने कहा है, हालांकि खुलकर दोबारा वो जवाब नहीं दे रहे हैं वोट बहिष्कार को लेकर, चूंकि एक अल्टीमेटम के तौर पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन फिर अगर सदन की बात करेंगे, सदन के भीतर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हालांकि आज देखना होगा कि आखिर तेजस्वी का एक्शन क्या होता है, क्योंकि कल जो एक्शन और रिएक्शन देखने को मिला है उसके बाद काफ़ी देर तक हंगामा रहा और सदन जो है ठीक से नहीं चल पा रहा है। हमने कहा कि जनता के सवाल जो है वो यहाँ पर नहीं उठ पा रहे हैं। विधायक सवाल जवाब करने की तैयारी में आते हैं लेकिन एसआईआर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन हो या सत्ताधारी पार्टी हो, दोनों के बीच नोकझोंक की जो स्थिति है, ऐसे मॉनसून सत्र जो है जिस उद्देश्य से इस बार रखे गए थे वो उद्देश्य फिलहाल पूरा नहीं होता दिख रहा है। आज आखिरी दिन है और इस दिन बहुत कुछ इंतजार है कि आखिर आज क्या हो सकता है, लेकिन इंतजार करना भी जरूरी है क्योंकि 2 घंटे में सब कुछ सामने आ जाएगा। लक्ष्मी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए रजनीश। तो आज आखिरी दिन है सत्र का और आज देखना होगा कि आज क्या रुख रहता है विपक्ष का और क्या आज भी हंगामे के आसार हैं, ये देखने वाली बात होगी। बस कुछ ही घंटे में सत्र की शुरुआत हो जानी है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने गोपालगंज में देखिए मतदान केंद्रों की संख्या जो है वो बढ़ा दी है। जिले में 361 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे अब कुल केंद्रों की जो संख्या है वो 2373 हो गई है। अब इसके साथ ही सभी चलंत बूथों को हटा दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह बताया कि हर मतदान केंद्र पर अब अधिकतम 1200 मतदाताओं को ही शामिल किया गया है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर इस व्यवस्था से मतदाताओं को सुविधा मिलेगी और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सुरक्षा मानकों का पालन करना आसान होगा। निर्वाचन आयोग का ये कदम चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज में 361 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 2373 पहुंच चुकी है। इसके पहले 2012 मतदान केंद्र ही थे। सर, अभी हम लोग का 98.26% वोटर्स को हम लोगों ने या तो फिर उनका डिजिटाइज किया है, चाहे वो एसडी में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और ये डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है ईसीआई के साइट पर भी। और हम लोगों ने जो अभी मेरा जो रेसिडुअल 1.80 के आसपास डाटा है, उसके लिए हम लोगों ने अभी स्कोप छोड़ा है, चूँकि 26 तारीख को अपराह्न 4 बजे तक का समय है। तो जो भी वोटर अभी तक हमारे लिए आइडेंटिफाइबल है, चाहे एब्सेंट है, उनसे मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से भी कि वो कृपया आएँ, अपना फॉर्म जमा करें। देखिए, पहले 2012 मतदान केंद्र थे, रेशुलाइजेशन के पश्चात 361 नए बढ़ गए हैं, तो कुल मिलाकर 2373 मतदान केंद्र अभी गोपालगंज के सभी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं। नए मतदान केंद्रों में गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा में 54, बरौली में 63, गोपालगंज विधानसभा में 65, कुचायकोट विधानसभा में 64, भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में 52 और हथुआ विधानसभा में 63
नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर तकरीबन 1200 वोटर शामिल होंगे और सभी मतदान केंद्रों को भवन में शिफ्ट किया गया है। साथ ही अगर वोटरों की बात करें तो गोपालगंज में सभी 6 विधानसभा में 20,55,845 वोटर शामिल है, जिनके लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 361 बढ़ाई गई है। तो ऐसे में गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही है और अब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात करेंगे चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर की। एक बड़ा अपडेट आया इस मामले में। हत्याकांड को लेकर देखिए एसआईटी एक्शन में है और एसआईटी ने बेऊर जेल में बंद निशु खान से पूछताछ की है। देखिए निशु खान के घर का फुटेज लिया है। 11 जुलाई को सभी शूटर निशु के घर पहुंचे थे। हत्या में इस्तेमाल एक और बाइक सोनपुर से बरामद की गई है, एक दरभंगा से और दूसरी जो है वो बेगूसराय से चोरी हुई थी। हत्या करने के बाद हथियार दे दिया गया है पटना के बाहर के अपराधी को, खबर ये मिल रही है। और आपको बताते चलें तौसीफ उर्फ बादशाह को रिमांड पर लिया गया है और इसके तो बादशाह के बयान को अब बताते चलें आपको कलमबंद किया गया है। केस डायरी लिखने में लगाया गया है सीआईडी को और आज तौसीफ जो है वो जेल जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड में देखिए लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इस हत्याकांड में देखिए अब एसआईटी जो है एक्शन में है। निशु खान से भी पूछताछ की गई है और इस हत्याकांड से जुड़ी हुई कई और जानकारी सामने निकल करके आई है। एसआईटी ने बेऊर जेल में पूछताछ की है निशु खान से और निशु खान के घर का फुटेज भी लिया गया और उस फुटेज के जरिए ये पता चला है कि हत्या में इस्तेमाल दरअसल एक और बाइक बरामद की गई है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि उसके घर पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और ये भी खबर मिली है कि वो जो बाइक है वो किस तरीके से कहां से बरामद की गई है। पटना में राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई और बैठक में देखिए तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री सुमित कुमार ने यह बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 शिक्षकों को टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा और उन्हें विभाग की ओर से लैपटॉप भी दिया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई जो है बेहद सस्ती है, जहां पॉलिटेक्निक की पढ़ाई मात्र 5 रुपए में होती है, जबकि इंजीनियरिंग की फीस जो है वो 10 रुपए है। और ये योजना जो है सस्ती और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का उदाहरण है। तो हमारे भी जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनको सबको एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और उसमें जो शिक्षक अच्छे आएंगे, जिनका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उसमें 3 शिक्षकों को हम लोग उसमें से चयन करेंगे, जिनको शिक्षक मतलब ये उनको बेस्ट अवार्ड मिलेगा पूरे ईयर का, मतलब अच्छा टीचर का। तो उसके लिए उनको न सिर्फ अवार्ड दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। शिवहर के पुरनहिया के खैरा पहाड़ी गांव में सरकारी बुलडोजर ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया। देखिए बुलडोजर चलने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। करीब 300 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के ये कार्रवाई की गई है। था सर से हम लोग का घर टूटेगा। जब घर टूट गया हम लोग अड़चन लगाए से हमको नोटिस नहीं मिला है, कागज नहीं मिला है, तो आप लोग क्यों घर तोड़ रहे हैं? तो वो बोल रहा था से बोलो हमको सरकार घर से आदेश आया तोड़ने के लिए। तोड़ दिए के बाद में हम गए जाति सीओ से मिले, आती से मिले, सबसे मिले तो ये नहीं आती हुआ नहीं बात माने। हम डीएम से मिले, सीओ मिले, सीओ साहब बोले, दीदी बोले से नहीं आपका जांच प्रकार होगा तभी घर टूटेगा, नहीं जांच प्रकार हो के घर नहीं अभी टूटेगा आपके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूके का दौरा पूरा हो चुका है और इसके बाद अब पीएम मोदी मालदीव के लिए रवाना हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के निमंत्रण पर पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। और देखिए पीएम मोदी मालदीव की तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है। मालदीव भारत की पड़ोस प्रथम नीति महासागर की नजर से एक अहम पार्टनर है। भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार करीब $50 करोड़ का है। देखिए आज मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इससे संबंध जो है भारत और मालदीव का और ज्यादा मजबूत होगा। तो ब्रिटेन के बाद अब मालदीव दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है।
और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव जाने से भारत मालदीव के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। अब देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच बीते 3 साल तक रुक रुक कर चले FTA यानी कि यहां पर मुक्त व्यापार समझौते पर कल मुहर लगी है। अब देखिए, ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी और फिर यहां पर स्टारमर की मौजूदगी में फ्री ट्रेड डील पर साइन किए गए हैं और ये समझौता जो है वो ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंधों को नया आयाम देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच साझा समृद्ध और सहयोग की नई शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही इस समझौते को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाला बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने समझौते से व्यापार का नहीं बल्कि समृद्ध का समझौता बताया है। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। गर्मी से बेहाल बिहार वासियों को मौसम ने एक बड़ी राहत दी है और देखिए, सुबह से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग और आपदा विभाग ने एक साथ 18 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से ठनका गिरने, तेज हवा और बारिश में सावधानी बरतने की भी अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। तो देखिए, मौसम से जुड़ी एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय में अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में अलर्ट है, कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से ठनका गिरने, तेज हवा और बारिश में सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है और सुबह से ही राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार बिहार वासी उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन सुबह से मौसम का मिजाज बदला है और लोगों को राहत मिलने लगी है। इधर मौसम विभाग ने एक साथ 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और इस दौरान तेज हवा के साथ साथ ठनका गिरने और बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। यानी अधिकतर जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और इसके अलावा रोहतास और औरंगाबाद जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना से जो मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है, इस दौरान कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक मानसून और मजबूत होगा और दक्षिण बिहार में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। यानी अगर बता दें तो IMD ने फोरकास्ट किया है कि 25 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व इलाके में अधिकतर जगहों पर झमाझम बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला है और लगातार लोग जो है उमस से परेशान थे। तो कुल मिलाकर अगले 48 घंटे तक फिलहाल मौसम का मिजाज इसी प्रकार से रहेगा और मौसम विभाग ने फोरकास्ट भी किया है। ऐसे में बिहार वासियों के साथ साथ जो किसान हैं उन्हें भी
बड़ी राहत मिलने लगी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात झारखंड में मानसून की, तो देखिए यहां पर एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है और इस साल अब तक राज्य में औसत से 52% ज्यादा बारिश हुई है। तो एक बार फिर से यहां पर मानसून एक्टिव हो चुका है। मौसम यानी कि खराब है और ऐसे में लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। इस समय राज्य भर में एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और सक्रियता ऐसी है कि लोगों को भारी बारिश नजर आ रही है। हर तरफ जल जमाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि 25 से 28 जुलाई तक यानी 4 दिनों तक राजधानी रांची की बात करें, खूंटी, सरायकेला, सिंहभूम, सरायकेला जो तमाम इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बार मानसून के बादल तेजी से हवा की गति के साथ पहुंच रहे हैं। जाहिर है कि 1-2 दिनों की राहत मिलती है, हल्की फुहार आती है, लेकिन अगले ही दिन आपको जानकारी मिलती है कि आपके आसमान में बादलों का जमावड़ा है। लिहाजा भारी बारिश को लेकर तैयार रहें 25 से 28 जुलाई तक। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अब देखिए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मतलब तेज हवा और ठनका के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब ऐसे में किस किस जगह के लिए ये अलर्ट है आपको बताते चलें। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, अब आप देखिए पश्चिमी सिंहभूम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें सरायकेला, खरसावां के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज हवा चलेगी, ठनका गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा देखिए पूर्वी सिंहभूम में भी अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश हो सकती है। अब आपको बताते हैं येलो अलर्ट कहां कहां के लिए जारी किया गया है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। बात हम लोग येलो अलर्ट की कर रहे हैं तो रांची के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, ठनका का भी यहां पर अलर्ट है। सिमडेगा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, मतलब बारिश होगी बट उतनी ज्यादा नहीं होगी बारिश। गुमला में भी बारिश की संभावना जरूर है, मध्यम दर्जे की यहां पर भी बारिश हो सकती है। लोहरदगा के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हमने बताया रांची के लिए, गुमला के लिए, खूंटी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में आप लोगों को भी सावधानी बरतनी है कि यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, लेकिन अलर्ट आपको भी रहना है। ठनके की भी यहाँ पर संभावना है। लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।